न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया गया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दी गई, जिससे उसका आंतरिक हिस्सा तक फट गया। आरोपियों ने महिला का एक पैर और एक पसली तोड़ दी थी। उसके शरीर का सारा खून बह जाने से उसकी मौत हुई। अब उद्यती पुलिस ने धर्मस्थल के पुजारी सत्यनारायण दास, नेवली निवासी वेदराम और यशपाल के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल एक आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में थाना प्रभारी की लापरवाही पाए जाने के चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले एफआईआर के मुताबिक महिला रविवार शाम धर्मस्थल पहुंची थी। 7 घंटे बाद यानी रात 12 बजे पुजारी सत्यनारायण दास और उसके चेले वेदराम और यशपाल उसे अर्धनग्न हालत में घर के बाहर फेंक गए। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस सोमवार दोपहर तक नहीं पहुंची। बाद में पुलिस ने मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टाल दिया। मंगलवार दोपहर बाद महिला के शव का पैनल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है प्रदर्शित की गई और महिला के शव की हालत देखकर खुद चिकित्सक तक हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई, जिससे अंदरूनी हिस्सा फट गया। उसकी बाईं 7वीं पसली टूटी हुई मिली और बायां फेफड़ा भी फटा हुआ था। इसके अलावा उसका बायां पैर जो है वो टूटा हुआ मिला है, जो महिला के साथ हुई हैवानियत की कहानी बयां कर रहे थे। उधर इस मामले में अब महिला आयोग के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि वो एक सदस्यीय टीम को बधाइयां भेज रही हैं। थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376 डी और 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। बहुत ही शॉकिंग है। मैंने इमीडिएटली इस पे कॉग्निजेंस लिया है। चिट्ठी लिखने के साथ साथ मेरी एक मेंबर जा रही हैं, आज ही रवाना हो रही है और वो फैमिली से मिलेंगी और पुलिस से भी मिलेंगी, देखेंगी कि इस पे कार्रवाई ठीक से हुई है नहीं हुई है तो कितनी हुई है, अभी तक अरेस्ट हुए, सब पता करने के लिए वो आज ही रवाना हो रही है। और इस मसले पर चर्चा के लिए सपा विधायक ओमकार सिंह जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ओमकार जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की ये घटनाएं घट रही हैं? इतनी दर्दनाक और हैवानियत भरी घटना आखिर क्यों? इसमें हम गए थे आज मौके पर उसके पीड़ित परिवार के घर जी। तो वहाँ पीड़ित परिवार ने जो एफआईआर लिखाई थी उसमें 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर थी, 2 लोग गिरफ्तार हो गए उसमें। एक आदमी बाबा बचा हुआ है, तो पुलिस का कहना था शाम तक गिरफ्तार हो जाएगा। पीड़ित परिवार से बात हुई थी, बोले अब तक की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं और जो भी प्राइमरी स्तर पर जो देरी हुई थी उसके लिए थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। थाना अध्यक्ष को तो सस्पेंड कर दिया गया ओमकार जी, लेकिन देखिए यूपी में इस तरह की घटनाएं आए दिन का रवैया हो चला है और सबसे बड़ी बात की हर इस मामले में जो है पुलिस कर्मियों की मिलीभगत सामने आती है। हो क्या गया है प्रदेश को? और ये इतनी दर्दनाक और हैवानियत भरी घटना सर, आपने खुद ने देखा होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है। प्रभारी है, आप जान रहे हैं प्रदेश में जंगल राज है, हर आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा है और योगी महाराज जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस पे काम हो रहा है और अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है और हैवानियत की घटनाएं आप जानती हो आए दिन पूरे प्रदेश में हो रही है, तो क्या किया जाए? मंदिर मस्जिद के पीछे हम लड़ते रहते हैं और इस तरह के धर्म स्थलों में ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। क्या दर्शा रहा है ये? किस तरह के समाज में रह रहे हैं हम? अब आप देख लें किस तरह के समाज में रह रहे हैं। मंदिर मस्जिद में ये काम ज्यादा, मंदिर में ही ज्यादा काम हो रहा है। ये लोग विधायक होने के नाते आपके द्वारा क्या मदद पहुंचाई जा रही है पीड़ित परिवार को? अभी तो मिलके आए हैं, प्रशासन भी था, इसके बाद फिर दोबारा में जाएंगे। जो भी मदद होगी, जो भी संभव होगा, जो भी उनकी चाहत होगी, वो समाजवादी पार्टी पूरा उनकी तरह करेगी और हम भी उनके साथ खड़े हैं। तो ठीक है, आप साथ तो खड़े हैं सर। अभी मैं उनके परिवार के हालत के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार से आप मिलकर आए हैं, तो उनके बच्चे भी हैं और बच्चे ने जो है कैमरे पर आकर बाइट भी दिया और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पंडित के द्वारा ये पूरा कृत्य किया गया है। पंडित नहीं, बाबा जी, बाबा फरार है। बाबा को पुलिस से अभी हमारी बात हुई थी एडिशनल एसपी साहब से, उन्होंने कहा शाम तक अरेस्ट हो जाएगा कहीं न कहीं से। वो पुजारी बताया जा रहा है ओमकार जी? हाँ, पुजारी वही मंदिर पे रहता है, जो मढ़ी पे रहता है, बाबा है वो।
ठीक है ओमकार जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। भारतीय जनता पार्टी से अशोक भारती जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्या कहें उत्तर प्रदेश का? देखिए, आप बार बार कानून व्यवस्था के बारे में ढिंढोरा तो पीटते हैं, इस तरह की जो ये घटना सामने आई है ना, कुछ कहने लायक नहीं बचा है कोई भी। ये घटना हुई, निश्चित रूप से मैं इसकी निंदा करता हूँ। और बलात्कार एक अमानुषिक अपराध है, लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और जो पुलिस दोषी की पुलिस तत्परता वाला की था। तो बात कीजिए ही मत अशोक जी, आप भी जान रहे हैं, फिर क्यों सस्पेंड किया गया थाना प्रभारी को? इतनी तत्परता दिखाई होती पुलिस ने तो। आप मुझे पूरा सुन ले। पुलिस में जिस अधिकारी ने लापरवाही की, उसको तत्काल दंडित किया गया है। आगे भी विभागीय कार्रवाई होगी। इस समय भी एडीजी मेरे साथी हैं, मैं उनके घर पहुंच जा रहा हूं। जी अशोक जी, एक बात बताइए, आखिर आपके पुलिस कर्मियों को हो क्या गया है? जब भी इस तरह का कोई बड़ा मामला सामने आता है, आप देख लीजिए, आप कोई भी मामला उठाकर देख लीजिए, पुलिस कर्मियों की मिलीभगत होती ही होती है। क्या सिर्फ रिश्वत खाने के लिए बैठे हैं क्या पुलिसकर्मी? अरे, इन आरोपियों को भगाने तक में आपके पुलिसकर्मियों का हाथ रहा है। लापरवाही की बात तो बहुत छोटी है। जिस स्तर पे लापरवाही हुई, उस स्तर पे दंड भी दिया गया है। तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल कार्रवाई करके उनको निलंबित किया है। अब आपकी सरकार क्या मदद पहुंचाएगी इन पीड़ित परिवार को? अभी हमने रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत 10 लाख रुपए उनको मिलेंगे। वो आंगनबाड़ी थी, उनका जो LIC का बीमा था वो मिलेगा। पारिवारिक सहायता का 50,000 रुपए अभी वो मिलेगा। बाकी अभी हम सब लोग देख रहे हैं, उनके पूरे जो परिवार रह गया है उसकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है ओमकार जी, मुआवजे का मरहम हर बार लगा दिया जाता है, स्थिति कब बदलेगी? इस तरह के हालात कब बदलेंगे उत्तर प्रदेश में? बदलेगी नहीं, जब मानसिकता नहीं बदल रही तो स्थिति क्या बदलेगी? जब बीजेपी सरकार में पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है, कहीं कोई आपको दिखाई दे रहा है? जहां भी घटनाएं हो रही, इतनी भयंकर घटनाएं हो रही हैं और इसके बाद थोड़े दिन बाद सब शांत हो जाता है इधर उधर जांच करके। अब पीड़ित परिवार है, जो पारिवारिक लाभ की योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ जैसे सब जगह दिया जाता है, ऐसे क्यों नहीं 25-50 लाख रुपए दिया जा रहा है इस महिला परिवार? कह रहे हैं 10 लाख तुरंत प्रभाव से दिए जा रहे हैं और 50,000 पारिवारिक सहायता दी जा रही है। अरे तो ये तो जनरल है, वैसे 25 लाख में परिवार की मदद हो जाए। इतना भयंकर और इतना दूषित काम हुआ, आप क्या कह सकते हैं इसके लिए, बताइए आप। वाकई में अशोक भारती जी, देखिए जिस तरह का ये कृत्य हुआ है ना, कोई कुछ कहने के लायक ही नहीं रहा है। इतनी स्थिति खराब है उत्तर प्रदेश की। नहीं, कहो तो ये होगा कि विरोध है, विरोध की राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये विरोध है तो ये देख लो आपका क्या है। ये कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो क्या करोगे? ठीक है अशोक भारती जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। सर, मानसिकता किस तरह से बदलेंगे? आप देखिए, कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहा जाए, ये कोई पहला मैटर तो है नहीं, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अरे सर, 5-5 साल की बच्चियों को उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ा जा रहा है और आप कहते हैं कि हमने अपराधियों को भगा दिया है इस राज्य से। पूरा प्रयास किया जा रहा है। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है माननीय मुख्यमंत्री जी की भी और सभी की। और समाज में जो ये इस तरीके उपद्रवी लोग अभी शेष रह गए हैं, उनका भी अंत निश्चित होगा। मानसिकता कैसे बदलेंगे अशोक जी? देखिए, हर वही वाली चीज है, आपकी बात भी ठीक ही है कि ये जो मानसिकता बदलने का काम है ये तो घर से शुरू होता है, लेकिन सरकार उसमें अपना क्या रोल निभा रही है? किस तरह के जागरूकता अभियान आपकी तरफ से चलाए जा रहे हैं? महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखेंगे आप? पूरी तरीके से महिला सशक्तिकरण के तहत सबको शिक्षा, सबको सामाजिक जागरूकता का अभियान चल रहा है। अब इस तरीके की ये दुर्घटनाएं हैं, इसकी निंदा करते हुए इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई जाएगी। दिक्कत यही तो है अशोक जी, हमारे देश में इस तरह के मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती नहीं है। आप निर्भया का मामला देख लीजिए, 7-8 साल बाद जाकर दोषियों को फांसी हुई, जबकि शुरुआत से पता था कि वो दोषी हैं। इस तरह की कार्रवाई तो नहीं होती हमारे देश में। अगर कार्रवाई हो जाए तो तुरंत ये मसले रुक ना जाए। क्यों रोजाना इस तरह के मामले सामने आते हैं? आपको क्या लगता है ये जो 3 अभी आपने दोषी पकड़ लिए हैं, 2 पकड़ लिए, एक तो अभी भी फरार है, आप इनको कल ही फांसी दिला देंगे? 8-10 साल तो इनको फांसी तक के फंदे तक पहुंचने में लग जाते हैं सर। संविधान से अलग कोई भी नहीं जा सकता, फिर भी हमने तुरंत न्याय कोर्ट में इसको दिया है। ओमकार जी, वो कह रहे हैं कि संविधान के अलग से तो कैसे ही जा सकते हैं, लेकिन कानून तो इतने सख्त बनाए जा सकते हैं कि जल्द से जल्द इन मामलों का निस्तारण हो सके। कानून बनाने के लिए नहीं, कानून इम्प्लीकेशन की हिम्मत हो और नियत हो। कानून तो पहले ही बहुत है। अब उनका
कैसे लागू हो कानून, कैसे कानून का खौफ हो। वैसे तो कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ गए, तो अपराधी रोज कर रहा है अपराध, तो क्या करोगे? कोई तो सोल्यूशन होगा ना ओमकार जी। इस तरह से ठीक है, महिलाएं आप एक के ये बाद बैठ मौत पे के कुछ घाट नहीं है, उतरती पीड़ित रहेंगी, तो आप ही परिवार देख की लीजिए मदद प्रदेश में कितनी महिलाएं बचेंगी। देखिए मैं बताऊं आपको, कानूनी बहस में कुछ नहीं है। जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, ज्यादा से ज्यादा जो सजा है प्रावधान उसके हिसाब से उन्हें सजा दी जाए, और पीड़ित परिवार को मुआवजा दे सरकार। ठीक है, मुआवजे का मरहम तो वो लगा ही देते हैं हर बार, और उसी के बाद पूरा मरहम मामला दब लगाने से जाता है। काम नहीं चलेगा। अशोक भारती जी, क्या माना चाहे, कितने दिन में इन दोषियों को जो है आप सजा दिलवा पाएंगे? और मेरी नजर में तो फांसी से कम कोई सजा हो ही नहीं सकती सर, जिस तरह का कृत्य किया गया है ना। आप समझिए सर, एक महिला की स्थिति क्या हो रही होगी उस समय। आप दे देंगे उनको हवालात के पीछे, आराम से रोटियां तोड़ते हैं वो जेल में बैठे बैठे। सम्मानित न्यायाधीश इसमें उचित निर्णय लेंगे, कठोर से कठोर दंड देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा, शीघ्र इसमें पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। देखते हैं सर कब तक न्याय मिल पाता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में ये जघन्य अपराध जो है सामने आया है। उघेती इलाके में रविवार रात एक धर्मस्थल में महिला के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये सनसनीखेज खुलासा हुआ। और रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बल्कि जघन्य कृत्यों को अंजाम दिया गया है। एक तरीके से कहा जाए तो ये निर्भया जैसा ही कांड हुआ है बदायूं में, जहां महिला के प्राइवेट पार्ट में जो है रॉड डाल दी गई, उसका आंतरिक हिस्सा तक फट गया और बताया जा रहा है कि उसका फेफड़ा तक फट गया है, पैर तक टूट गया। ये तमाम कृत्य जो है मंदिर के पुजारी के द्वारा और उसके चेले के द्वारा किया गया है। और जैसा कि जानकारी मिल रही है, अभी 2 आरोपी इस मसले में गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। और अब उघेती पुलिस ने धर्मस्थल के पुजारी सत्यनारायण दास, मेवली निवासी वेदराम और यशपाल के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना प्रभारी की लापरवाही पाए जाने के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है। इससे पहले एफआईआर के मुताबिक महिला रविवार शाम धर्मस्थल पहुंची थी। 7 घंटे बाद यानी रात 12 बजे पुजारी सत्यनारायण दास, वेदराम और यशपाल उसे अर्धनग्न हालत में घर के बाहर फेंक गए। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस सोमवार दोपहर तक नहीं पहुंची। बाद में पुलिस ने मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टाल दिया। मंगलवार दोपहर बाद महिला के शव का पैनल में पोस्टमार्टम कराया गया। महिला के शव की हालत देखकर खुद चिकित्सक तक हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई, जिससे अंदरूनी हिस्सा फट गया। उसकी बाईं 7वीं पसली टूटी हुई मिली और बायां फेफड़ा भी फटा हुआ था। इसके अलावा उसका बायां पैर भी टूटा हुआ मिला है, जो महिला के साथ हुई हैवानियत की कहानी बयां कर रहे थे। उधर इस मामले में अब महिला आयोग के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वो एक सदस्यीय टीम बदायूं भेज रही हैं और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने
एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद कई राज्यों में हलचल बढ़ गई है। पहले कोरोना का संकट और अब बर्ड फ्लू का कहर। मध्य प्रदेश में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में कौवे मर गए, जिसकी जांच की गई तो बर्ड फ्लू का वायरस मिला। इसी संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई। इस बैठक में राज्य के चिकित्सा मंत्री समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर जो निर्देश भेजे हैं, उनको लेकर बैठक में मंथन हुआ। राज्य में अब पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के सैंपल लिए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार निर्देश जारी करेगी। भारत सरकार के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए देश में आ रहे ऐसे मामलों पर नजर रखी जा रही है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर सभी अहम कदम उठाए जा रहे हैं। बर्ड फ्लू में आज ही मैंने समीक्षा की है। चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए। ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहां से बर्ड फ्लू को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय बैठक ली है और ये निर्देश दिया गया है कि इस पूरे मामले की जिला स्तर पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो, निगरानी हो। मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरी स्थिति का जायजा ले रही है और ये निश्चित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कि जिलों में रैंडम चेकिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पोल्ट्री फार्म में या खाने वाले पक्षी में ये वायरस ना पहुंचे। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से ये सुनिश्चित है कि खाने वाले पक्षी में या मुर्गी में या पोल्ट्री फार्म में ये वायरस नहीं गया है। कुछ जिलों से कौवे में इस तरह के वायरस आने की खबर है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है जिला स्तर पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी। जनता के बीच इस मामले में कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए प्रॉपर प्रचार प्रसार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि साउथ के राज्य, क्योंकि खबर ये आई है कि केरल में खाने के पक्षियों में, मुर्गियों में ये वायरस पहुंचा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि साउथ के राज्य केरल सहित जहां से मध्य प्रदेश में यदि मुर्गी का आयात होता है
तो उस पर निगरानी रखी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर जिला स्तर पर जो मुर्गी पालन करते हैं, जो पोल्ट्री फार्म के मालिक हैं, कलेक्टर उन सब से बातचीत करेंगे, उनकी बुलाकर मीटिंग करेंगे और यदि उनके यहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो तत्काल प्रभाव से प्रशासन को इसकी खबर दें। इसके निर्देश उनको दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ नजर रखे और हम ये सुनिश्चित करें कि ये वायरस मध्य प्रदेश में किसी भी खाने वाले पक्षी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पाराशर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, पहले भी बता चाहूंगा कि लगातार बर्ड फ्लू को लेकर जिस तरह से राजस्थान से मध्य प्रदेश में पक्षी आ रहे हैं तो उसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ पर बैठक बुलाई है और जिसको लेकर सारे मंत्रियों को भी सतर्क किया। वहीं तो विश्वास सारंग और तमाम चिकित्सा मंत्री द्वारा भी अगर ये पहल की जा रही है कि बर्ड फ्लू की यहाँ पर किस तरह का कोई वायरस ना फैल पाए, उसके लिए चिकित्सा विभाग की ये अहम बैठक रखी गई है। पहले बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए ये एक अहम बैठक जो है आयोजित की गई है बर्ड फ्लू को लेकर सरकार की तरफ से। इस पूरी बैठक में क्या कुछ खास रहा और निर्देश क्या कुछ दिए गए हैं सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो बर्ड फ्लू को लेकर बाहर राजस्थान से आने वाले पक्षियों के ऊपर जिस तरह से कई पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके ऊपर नजर बनाने के साथ साथ उनके ऊपर जो संक्रमण की जो बीमारी को लेकर उनको दूसरे पक्षियों के साथ दूर रखने के साथ साथ चिकित्सा विभाग के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए कि अगर बर्ड फ्लू का कोई मरीज अगर मिलता है। आखिरी सवाल है शैलेंद्र, अभी तक कितने पक्षियों की मौत हो चुकी है बर्ड फ्लू के चलते राज्य में? पल्लवी, अभी अगर वर्तमान की बात करें मंदसौर और जहाँ के आसपास इंदौर मालवा क्षेत्र की जहाँ तक की न्यूज आ रही है वहाँ तक अभी दर्जनों पक्षियों की यहाँ मौत हो चुकी है और साथ साथ में इन पक्षियों को बाकायदा नजर भी रखी जा रही है कि संक्रमण न फैले, तो उन पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। पल्लवी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो बर्ड फ्लू पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक अहम बैठक की है और बैठक में अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मसले पर चिंता जताई। हालांकि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह गतिरोध समाप्त होगा। दरअसल नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर कुछ वकीलों ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें हालात में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम बात कर रहे हैं। वहीं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष किसी मुद्दे पर सहमत हो जाएंगे। इस पर सीजेआई एस ए बोबड़े ने कहा कि हम हालात से वाकिफ हैं और चाहते हैं कि बातचीत और बढ़े। हम हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कृषि कानून और किसान आंदोलन के मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। इस पर सीजेआई एस ए बोबड़े ने कहा कि हम सोमवार को मामले को देखेंगे। अगर बातचीत सकारात्मक रही तो हम सुनवाई को टाल देंगे। आपको बता दें कि बीते 41 दिन से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने समेत अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। अब तक किसानों और सरकार में 8 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन नतीजा नहीं निकल सका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।